Impact of migration on global demographic changes. Population growth and decline, changes in age structure and cultural and ethnic diversity. माइग्रेशन के ग्लोबल डेमोग्राफिक चेंजेस में क्या क्या प्रभाव हुए, मतलब क्या क्या हो सकता है. पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है माइग्रेशन की वजह से. ग्लोबल डेमोग्राफिक में मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे माइग्रेशन की वजह से, वो कहा गया है. ठीक है. सो माइग्रेशन की वजह से ग्लोबल पॉपुलेशन में क्या चेंज आएंगी. पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो सकता है, पॉपुलेशन कम भी हो सकता है. पॉपुलेशन चेंज यानी पॉपुलेशन या तो बढ़ सकता है या तो पॉपुलेशन घट सकता है. एक चेंजेस वो हुआ, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. दूसरा है कि एज स्ट्रक्चर में चेंज आएगा. बहुत कंट्रीज़ में एज स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंज आएगा. कोई डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. एंड कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी भी होगा, मतलब यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ कहीं और कंट्री में जाएगी. सो ये तीन चीज़ें हो गई. लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिक्लाइन. पहले जो था माइग्रेशन बढ़ता है, मतलब जितना माइग्रेशन होता है उस वजह से क्या होता है, जो डेस्टिनेशन कंट्रीज रहती है. ठीक है. डेस्टिनेशन कंट्रीज़ लाइक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब डेस्टिनेशन कंट्रीज़ है. यहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं. इसराइल काम करने के लिए हो या घूमने के लिए हो, लाइक दुबई एंड ऑल, काम करने के लिए हो या घूमने के लिए हो, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं. सो माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, इन डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि परमानेंटली हो या टेम्पोररीली हो, काम करने के लिए हो या घूमने के लिए हो, वहाँ पे वो जाके कुछ सालों के लिए रुकते हैं. घूमने के लिए हो तो शायद वो वापस भी आ जाए 2 महीने में या 1 महीने में भी. बट जो लोग घूमने नहीं जाते, जो लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं और काम करके परमानेंटली वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, या तो टेम्पोररीली सेटल डाउन होते हैं. पर जब वो टेम्पोररीली भी सेटल डाउन हो रहे हैं 2-3 साल के लिए या 5 साल के लिए, कोई तो 8-10-15 साल के लिए भी रुक जाता है टेम्पोररीली, सही. बट जब वो रुकता है तो वहाँ का मतलब वहाँ का इंसान बन के रहता है ना. वो वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, सब कुछ तो वहाँ का लेता है. सैलरी से लेकर सब कुछ तो वहाँ का लेता है, राइट. सो पॉपुलेशन उस जगह की बढ़ जाती है. माइग्रेशन की वजह से डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है. और जो कंट्रीज़ हो गए जैसे बांग्लादेश, मतलब उस हिसाब से, ठीक है, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन ओवरऑल में देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश तो ओवर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है. बट माइग्रेशन जहाँ पे होता है उन कंट्रीज़ की वजह, उनकी बात हो रही है. सो बांग्लादेश में कोई जाना नहीं चाहेगा, पाकिस्तान में भी कोई जाना नहीं चाहेगा पैसे कमाने के लिए, राइट. नेपाल में भी कोई जाना नहीं चाहेगा पैसे कमाने के लिए. सो ऐसे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, मतलब जहाँ के पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे लोग क्या नहीं करना चाहते, वहाँ पे लोग जाके पैसे कमाना नहीं चाहते. पैसे कमाएंगे तो भी पैसे की वैल्यू कम होगी, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, राइट. अमेरिका का इंसान आके, मतलब लेबर क्लास में अमेरिका का इंसान आके यहाँ पे पैसे कमाने लग जाएगा, तो उसको तो अब वो पैसे अमेरिका, उसको फैमिली के लिए पैसे तो अमेरिका भेजने पड़ेंगे ना. तो अमेरिका में तो उसकी पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी. इंडिया के पैसे की वैल्यू, मतलब इंडिया अमेरिका के हिसाब से अमेरिका का $1 का यहाँ का 86 रुपीज़ हो जाएगा. सो उतना वैल्यू नहीं है इंडिया का पैसा का. सो इसीलिए इंडिया का पैसा वहाँ पे जाएगा तो कम हो जाएगा. यहाँ पे इतना मेहनत करके 100 रुपये कमाएगा तो वहाँ का $1 बन जाएगा, तो उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा, राइट. उसको फैमिली चलाने में दिक्कत हो जाएगी. इसीलिए क्या करते हैं लोग, माइग्रेट उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे उनको घूमने का मज़ा आए या तो पैसे कमाने में मज़ा आए, पैसे ज़्यादा मिले, उसी कंट्रीज़ में लोग माइग्रेट करते हैं. सोर्स कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम होता है क्योंकि वहाँ पे लोग उतना माइग्रेट नहीं करते हैं. माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बढ़ता है एंड सोर्स कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम हो जाता है. फिर आता है दूसरा पॉइंट, चेंजेस इन एज स्ट्रक्चर. माइग्रेंट्स जो भी होते हैं वो यंग अडल्ट्स होते हैं. लाइक 22 या 20 से लेकर 20 के भी उतने नहीं ज़्यादा, 22 या 25 से लेकर 40 या 45-50 इतने तक के ही ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं. मतलब ये यंग अडल्ट्स में आते हैं. 40-45 के लोग यंग अडल्ट्स में आते हैं, राइट. सो 22 या 25 से लेकर 40-45-50 तक के लोग यंग अडल्ट्स में आते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर काम, अब बुढ़े हो गए या 18 साल से नीचे हो गए तो वो लोग तो नहीं जा पाएंगे ना, माइग्रेट नहीं कर पाएंगे काम करने के लिए. तो एटलीस्ट स्कॉलरशिप में पढ़ने जा सकते हैं, काम करने के लिए वो लोग नहीं जा सकते. एंड इवन 40, मतलब 50-60 कट गए तो 65-70-80 इतने बुढ़े तो काम कर ही नहीं पाएंगे ना, इतने बुढ़े लोग, तो इसलिए वो लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग जाएंगे नहीं. सो जो भी अगर जाएंगे तो भी बहुत कम जाएंगे, ज़्यादातर तो जाएंगे ही नहीं. इसलिए जो भी माइग्रेंट्स होते हैं ना वो मोस्टली यंग अडल्ट्स होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि
जिस कंट्रीज़ में वो लोग जा रहे हैं वहाँ को, उस कंट्रीज़ को एक यंगर वर्कफोर्स मिल रहा है, वहाँ के लोगों को तगड़ा खासा अच्छा सा इंसान मिल रहा है जो काम जल्दी कर सकता है, उनका काम जल्दी कर सकता है, उसका दिमाग भी अच्छा काम करेगा एंड उसकी कंट्री को वो डेवलप करा देगा। बट जो सेंडिंग कंट्रीज़ है, जो इस यंग अडल्ट को भेज रहा है, उन लोगों को एजिंग पॉपुलेशन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब सारे यंग अडल्ट्स बाहर कमाने चले गए तो यहाँ का कंट्री में क्या रहेंगे, बुढ़े और बच्चे ही रहेंगे, वो क्या करेंगे, देश की उन्नति नहीं कर पाएंगे ना। बच्चे कर पाएंगे बट जब वो यंग हो जाएंगे तब वो फिर से दूसरे कंट्रीज में चले जाएंगे, तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा इस तरीके से। ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारे देश में पढ़ा, उसने ज्ञान लिया, सब कुछ हमारे देश में करके वो बुद्धिमान बन गए एंड अब वो जब बुद्धिमान बन गया तो उसको लगता है कि वो इंडिया में पैसे नहीं कमा सकता, इसीलिए वो अपनी बुद्धि का उपयोग जाके बाहर के कंट्रीज़ में करेगा। तो इंडिया की जो डेवलपमेंट इंडिया में हो सकती थी, वो डेवलपमेंट की स्किल्स इंडिया से चली गई और दूसरी कंट्रीज़ में चली गई, ऐसा होता है। तो वैसे ही माइग्रेंट्स क्या है, जहाँ पे मोस्टली यंग अडल्ट्स होते हैं, माइग्रेंट्स मोस्टली यंग अडल्ट्स होते हैं। सो रिसीविंग कंट्रीज गेट अ यंगर वर्कफोर्स व्हाइल सेंडिंग कंट्रीज में फेस एन एजिंग पॉपुलेशन। तीसरा इम्पैक्ट है कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। ठीक है, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इंक्रीज करता है कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज़ को इन मेनी कंट्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिन भी कंट्रीज़ में लोग माइग्रेट करके जाएंगे वहाँ पे वो अपनी कल्चरल फेस्टिवल्स तो बनाएंगे राइट। अब लाइक छठ पूजा वगैरह उतनी फैसिलिटीज़ के साथ वाले ही वो लोग ना मना पाए, बट उनका फेस्टिवल है तो वो लोग थोड़ा थोड़ा तो मनाएंगे। लाइक भगवान को पूजा करना, कोई हो गया हिंदू से हुआ तो भगवान को पूजा करेगा रोज़ रोज़, या तो कोई फेस्टिवल्स होगा, लाइक त्योहार हो गया, दिवालीज हो गई, वैसे कुछ फेस्टिवल्स होंगे तो वो दिवाली में पटाखा जलाना, ऐसे छोटे छोटे काम ही अगर वो वहाँ पे जाके करेगा तो भी क्या होगा, उसकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी ना, वहाँ की कंट्रीज़ के लोग वो देखेंगे सीखेंगे तो वो लोग भी कभी कभी फॉलो कर लेते हैं, वैसी चीज़ें देख के सीख के उनको मज़ा आने लगा तो वो लोग फॉलो कर लेते हैं। और वहाँ के लोगों का ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के फेस्टिवल्स नहीं मना सकते, जैसे कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, इस्लामिस्ट, इन तीनों में लगता रहता है ना, वैसा नहीं होता है वहाँ पे नॉर्मल रहता है सब कुछ, तो कुछ भी फॉलो कर लेते हैं वो लोग, मतलब कुछ भी नहीं कर लेते बट वो लोगों को अच्छा लगा तो वो लोग उससे वो कर लेते हैं, वो लोग, उन लोगों को उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो ये सब चीज़ें हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, डाइवर्सिटी फैल जाती है, बहुत सारी मतलब वैराइटीज़ ऑफ फेस्टिवल्स वहाँ पे मिल जाता है, उन लोगों को डाइवर्स हो जाता है। तो क्या होता है कि ये चीज़ क्या करती है, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन में चेंज लाती है, पॉपुलेशन के सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन में चेंजेस लाती है। अब दूसरा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, दूसरा क्वेश्चन बनता है माल्थुसियन थ्योरी। व्हाट इज माल्थुसियन थ्योरी, स्टेट माल्थुसियन थ्योरी या माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, एक्सप्लेन करो। सो ये जो है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने दिया है। थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम पड़ा माल्थुसियन थ्योरी, और वो कहते थे कि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज होती है फूड प्रोडक्शन से। मैल्थस कहते थे, ही सेड दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन दी फूड प्रोडक्शन। मैल्थस क्या कहते थे, फूड प्रोडक्शन से ज़्यादा जल्दी क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। देखो अब यहाँ पे नहीं है, डाउनलोड नहीं हुआ, रुको कोई बात नहीं। एक चार्ट होगा तो मतलब ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन होता है ना। तो वैसे क्या करते हैं थॉमस मैल्थस क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज होती है, फूड प्रोडक्शन एक टाइम पे पॉपुलेशन एंड फूड प्रोडक्शन सेम चल रहा होता है, बट एक टाइम में जाके पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि फूड प्रोडक्शन कम पड़ जाते हैं वहाँ पे जाके। सो ऐसा होता है, बोला है थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोज इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है, लाइक 2, 4, 8, 16 ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है, लाइक मतलब डबल होती जाती है। जबकि फूड प्रोडक्शन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे। तो क्या हो जाए 2, 4, 8, 16 हो गए यहाँ पे, 2, 4, 8, 6 8, तो कहाँ 16 कहाँ 8, कम पड़ गया ना फूड प्रोडक्शन, वैसे ही।
एक टाइम तक ठीक था, 248 था, 246 था, यहाँ तक ठीक था, बट 8 से वो डायरेक्ट 16 हो गया, यहाँ पे 6 से 8 हुआ, तो 16 और 8 का तो कोई बराबर ही नहीं हो सकता ना, डबल हो गया वो, तो पॉपुलेशन डबल हो जाता है एंड फूड प्रोडक्शन कम पड़ जाता है, ऐसा होता है। सो क्या कहते हैं कि मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज गिवन बाय थॉमस रॉबर्ट मैल्थस. He said that population increases faster than the food production. Population increases faster than the food production. Population increases in an geometric progression. Population increases in geometric progression. Bracket में लिख देना 2, 4, 8, 16. And food production increases in an arithmetic progression 2, 4, 6, 8. फिर ब्रैकेट क्लोज बंद कर देना. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस पॉपुलेशन ग्रोथ कैन कॉज फूड शॉर्टेज, पॉवर्टी एंड हंगर. फिर क्या होता है, पॉपुलेशन अगर बढ़ गया एंड फूड प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ा, कम फूड प्रोडक्शन हुआ एंड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा ना खाना का. पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड फूड प्रोडक्शन कम पड़ गया है. फूड प्रोडक्शन कम पड़ गया है तो क्या होना है, पॉवर्टी होनी है, हंगर इश्यूज होने, गरीबी छा जानी है एंड फूड शॉर्टेज बढ़ जाना है. सो अगर ये अंतर हुआ, अगर पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करेगा एंड फूड प्रोडक्शन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ग्रो करेगा, तो इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कर सकता है, फूड शॉर्टेज, पॉवर्टी या हंगर कॉज कर सकता है. Because of this difference, population growth can cause hunger, poverty and food shortages. Okay. फिर मैल्थस कहते हैं कि पॉपुलेशन पॉजिटिव चेक्स जैसे कि फमाइन डिजीज या वॉर्स से क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है. एंड जो प्रिवेंटिव चेक्स जो कि लेट मैरिज या सेल्फ कंट्रोल से भी पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है. मैल्थस क्या कहते हैं, मैल्थस से दैट पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय preventive checks like wars, diseases और famine, war, diseases या famine की वजह से positive checks. ओके. एंड preventive checks like late marriage and self control. वो क्या कहते हैं कि जो पॉजिटिव चेक्स है, लाइक मतलब कोई एक बहुत बड़ा फमाइन आ जाएगा, एंड लोग मरेंगे, कोई बहुत बड़ा डिजीज आएगा जैसे कि कोरोना वायरस हुआ था, राइट. कोरोना वायरस में कितने लोग मतलब कितना पॉपुलेशन बढ़ गया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया था एंड इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया था कि खाना लगभग कम ही पड़ने वाला टाइम आ ही चुका था. तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक फमाइन, एक डिजीज आया कोरोना वायरस नाम का. उस डिजीज ने क्या किया, इतने करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल को मार दिया. एक डिजीज की वजह से क्या हो गया, बिलियंस ऑफ पीपल मर गए एंड उसकी वजह से पॉपुलेशन फिर से थोड़ा कंट्रोल में आ गया. उतना कंट्रोल तो नहीं हुआ, फिर भी देखो इतने बिलियंस ऑफ पीपल मरने के बाद भी पॉपुलेशन अभी भी उतना कंट्रोल्ड नहीं है. पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड ही है इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, बट फिर भी पॉपुलेशन बहुत कम हो गया. बिलियंस ऑफ पीपल मरने से क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, बट अभी भी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से पॉपुलेशन थोड़ा ही सही, बट पॉपुलेशन कम हुआ. तो ऐसे पॉजिटिव चेक होते हैं. या तो कोई वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इसमें भी बहुत सारे लोग मरे एंड पॉपुलेशन कंट्रोल आ गया था. तो ऐसी चीज़ें होंगी. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पॉपुलेशन कुछ पॉजिटिव चेक्स होंगी, पॉपुलेशन पॉजिटिव चेक्स की वजह से कंट्रोल किए जाएंगे, जैसे फमाइन, डिजीज एंड वॉर. एंड कुछ प्रिवेंटिव चेक्स भी हम लोग ले सकते हैं, वो भी हमें अपने आप लेना है. पॉजिटिव चेक्स तो खुद ब खुद हो जाएगा, वॉर होना है, डिजीज होनी है, फमाइन आना है, वो खुद ब खुद आ जाएगा. बट प्रिवेंटिव चेक्स हमें लेना है, हमें लिटरेट बनना है, हमें ये जानना है कि अगर हम शादी देर से करेंगे तो जितनी देर से शादी करोगे उतनी देर से बच्चे पैदा करोगे. लाइक इफ़ यू विल मैरिड इन 22-24 की जगह में अगर तुम 28 की ईयर्स में शादी करोगे तो 30 या 32 में तुम एक बच्चा पैदा करोगे. फिर उसके बाद तुम इतने बुढ़े हो जाओगे कि तुम्हारा काम नहीं करेगा, तो फिर जब काम नहीं करेगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे. लाइक सिंपल, मतलब इसीलिए क्या होता है, अगर 3 या 4 बच्चे पैदा करने वाले हो तो तुम सिर्फ 2 ही तक सीमित रख पाओगे. तो इसकी वजह से क्या होगा, लेट मैरिज की वजह से प्रिवेंटिव चेक्स हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा अगर तुम शादी देर से करोगे. एंड सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करो तो ऑफकोर्स मैं सोचो कि तुम बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करोगे तो नहीं होगा. एंड कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन.
3 टॉपिक्स उसके बाद सिलेबस में 3 टॉपिक्स, एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कंसेप्ट, अंडर पॉपुलेशन का कंसेप्ट एंड ओवर पॉपुलेशन का कंसेप्ट। ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी कि आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एकदम टकाटक एकदम बराबर है, एकदम सही पॉपुलेशन है, ना ज़्यादा होना है ना कम होना है, बहुत सही पॉपुलेशन है ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब। अंडर पॉपुलेशन मतलब जितना होना था उससे कम में, ऑप्टिमम जितना होना था उसे ऑप्टिमम कहते हैं, बट अब उससे भी कम जो है उसको अंडर पॉपुलेटेड कहते हैं, अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। एंड अब जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा होने को ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। So optimum population is the ideal size of population in which the available resources are used fully and efficiently to get the maximum per capita income. Optimum population एक ideal size of population, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का एक आइडियल साइज है जहाँ पे क्या होता है, जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज हो जाते हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं टू गेट द मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऑप्टिमम, जैसे कि सिक्किम में ही देख लो, हर घर में जॉब है, हर घर में क्या है, जॉब है, वहाँ का पॉपुलेशन एकदम सीमित है, पॉपुलेशन एकदम अच्छा है, वहाँ का बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, एरिया भी छोटा है बट उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन भी कम ही है, तो वहाँ पे हर किसी को जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी होता है, हर घर में एक जॉब इसीलिए दिया गया है क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कम है। So optimum population is the ideal size of population, okay, in which the resources are fully used, and in which the resources are fully used fully and efficiently used, okay, in which the resources are fully and efficiently used to get the maximum per capita income। मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम पाने के लिए रिसोर्सेज एंड जो रिसोर्सेज या अवेलेबल रिसोर्सेज वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज़ हो जाता है, तो उसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। इस लेवल में क्या होता है, पॉपुलेशन ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है, एंड एक्सक्यूज मी, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय करते हैं, मतलब उनकी लाइफ एक स्टैंडर्ड लाइफ होती है, उनकी लाइफ एक स्टैंडर्ड लाइफ बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। पॉपुलेशन ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन एकदम सही होता है एंड इंसान को क्या मिलता है, एक स्टैंडर्ड लिविंग मिल जाता है। सो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन? ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन इन विच, okay, optimum population is the ideal size of population, optimum population is the ideal size of population in which the available resources are used fully and efficiently to get the maximum per capita income. At this level, the population is neither too small nor too large. People enjoy a good standard of living. और है अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, अंडर पॉपुलेशन तब होता है जब पॉपुलेशन कम होता है, ऑप्टिमम लेवल से पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो उसको अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि रिसोर्स फुल्ली यूज्ड ही नहीं हो पाता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेबर कम होने की वजह से, पॉपुलेशन कम, पीपल कम होने की वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूज्ड नहीं हो पाते हैं। ओके, इस सिचुएशन में क्या होता है, रिसोर्सेज फुल्ली यूज नहीं हो पाता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर, रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्शन एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से क्या भी होता है, प्रोडक्शन भी लो होता है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि अब देखो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन कम है तो खाना ज़्यादा होगा कि वेस्ट क्यों करना। ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन लो हो जाता है इसकी वजह से, एंड जब प्रोडक्शन लो होता है तब इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो होती है एंड प्रोडक्शन भी स्लो होता है, यहाँ पे लो होता है। सो पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन इन विच, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन का आइडियल साइज है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द आइडियल साइज ऑफ पॉपुलेशन इन विच द resources are used fully and efficiently to resources are used fully and efficiently to get the maximum per capita income. In this case क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि population is neither too small nor too large. Okay, population is neither too small nor too large and people enjoy a good standard of living. दूसरा हुआ अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन का कंसेप्ट क्या था? अंडर पॉपुलेशन occurs when the population is less than the optimum level. When the population is less than the optimum level.
In this situation the resources are not used fully. In this situation resources are not used fully, are not fully used due to the लेबर कम होने की वजह से, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्शन एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्शन एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर आता है ओवर पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ऑप्टिमम लेवल से. यहाँ पे रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हो जाते हैं टू द लार्ज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम, यहाँ पे रिसोर्सेज कम पड़ जाती है. एंड इसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज कम पड़ जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, गरीबी छा जाती है. एंड पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही कम लेवल का होता है, निचला स्तर का होता है, लो स्टैंडर्ड होता है. व्हाट इज अंडर पॉपुलेशन या कंसेप्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन? Overpopulation occurs when the population is more than the optimum level. In this situation, the resources are insufficient. In this situation, the resources become insufficient to the large population, for the large population. Okay. In this situation, resources become insufficient for the large population, resulting in unemployment, या leading to unemployment, poverty and low standard of living. ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे. यहाँ पे पॉपुलेशन ऑप्टिमम में. न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑप्टिमम है. अंडर पॉपुलेशन कहाँ है? जापान में अंडर पॉपुलेशन है, आइसलैंड में अंडर पॉपुलेशन है, ग्रीनलैंड में भी अंडर पॉपुलेशन है, रशिया में भी अंडर पॉपुलेशन है. ओवर पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है. ठीक है. नेम 2 कंट्रीज हैविंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन. क्वेश्चन आ सकता है. ऑप्टिमम न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड. अंडर पॉपुलेशन जापान एंड ग्रीनलैंड, आइसलैंड. ओवर पॉपुलेशन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. अब आता है कि माइग्रेशन क्या है. व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, either within a country or across the country. Okay, for a temporary or permanent period. अगर कोई परमानेंट या टेम्पोररी पीरियड के लिए अपने देश के बाहर या अपने ही देश के अंदर किसी जगह पे मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, तो उस मूवमेंट को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल. Migration is the movement of people from one place to another. Okay, migration is the movement of people from one place to another, either within a country or across a country for a temporary or permanent period. International migration. International migration refers to the movement of people from one country to another country फॉर लिविंग, वॉकिंग और सेटलमेंट. एक कंट्री से दूसरे कंट्री इंसान इसीलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे सेटल हो जाए, या तो वहाँ पे रह पाए या तो वहाँ पे काम कर पाए. इंटरनेशनल माइग्रेशन इसीलिए ज़्यादातर इंटरनेशनल माइग्रेशन फॉर वॉकिंग होता है. ठीक है. मोस्टली इंटरनेशल माइग्रेशन इज डन फॉर वॉकिंग. वहाँ पे जाके काम करने के लिए लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं. एक देश से दूसरे देश में अगर कोई एक देश से दूसरे देश में अगर कोई जा रहा है तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कर रहा है, वो इंटरनेशनल माइग्रेंट है. किस लिए जा रहा है वो या तो काम करने के लिए जाएगा, या तो वहीं पे रहने के लिए जाएगा, या तो घूमने के लिए जाएगा. बट घूमने के लिए जाना उसको माइग्रेशन में उतना नहीं लेते हैं, क्योंकि वो वापस आ जाएगा बहुत जल्दी वो भी. International migration refers to the movement of people from one country to another country. Okay, for living, working or settlement. And तीसरा है immigration and emigration. IMMIGRATION. Immigration. Immigration means the entry of people into a country from another country. इमिग्रेशन यानी कि दूसरी कंट्री से लोग मेरी कंट्री में आ रहे हैं, या तो परमानेंटली रहने के लिए या तो बहुत टाइम रहने के लिए. टेम्पोररी ही सही बट बहुत टाइम तक रहने के लिए, तो टू लीव देयर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. या तो टेम्पोररी या तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इमिग्रेशन मीन्स समवन इज कमिंग इन माई कंट्री फ्रॉम हिज और हर कंट्री. ओके, इमिग्रेशन मीन्स क्या है? इमिग्रेशन मीन्स द एंट्री ऑफ अ पीपल इन टू माई कंट्री फ्रॉम दी अनदर कंट्री टू लिव हियर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. And emigration, EMIGRATION. Emigration means the immigration means the departure of people from my country to another country, from their own country to another country.
एमिग्रेशन का मतलब है इस कंट्री से, जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ से वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उसको कहते हैं एमिग्रेशन. बट किसी का कंट्री में आ रहा है तो इमिग्रेशन, जा रहा है तो एमिग्रेशन उस कंट्री के लिए. ठीक है. तो टू लिव परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एमिग्रेशन मीन्स द डिपार्चर ऑफ पीपल from their own country to an another country within for a long period of time or permanent time. फिर आता है डेमोग्राफिक मॉडल बाय वेरन थॉम्पसन. डेमोग्राफिक मॉडल, ट्रांजिशन मॉडल दिया गया है. उसके कंसेप्ट के बारे में बताना है. वो या तो फ्रैंक नोटिस्टेन ने भी उसको एक्सप्लेन किया है एंड वेरन थॉम्पसन ने भी. सो वेरन थॉम्पसन ने डेमोग्राफिक मॉडल कैसे एक्सप्लेन किया? वेरन थॉम्पसन एक्सप्लेन्ड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इन 1929. वेरन थॉम्पसन एक्सप्लेन करते 1929 में. फिर उसके 16 साल बाद 1949 में नोटिस्टेन भी एक ट्रांजिशन मॉडल एक्सप्लेन करते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वॉज एक्सप्लेन्ड बाय वेरन थॉम्पसन इन 1929 and demographic transition model was explained by Frank Notenstein in 1945. वेरन थॉम्पसन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एक कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बदलती है. वेरन थॉम्पसन क्या कहते हैं? वेरन थॉम्पसन कहते हैं कि अगर एक कंट्री की इकोनॉमिक लेवल बढ़ जाए, या मतलब एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए या तो सोशल डेवलपमेंट हो जाए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज होगा. अगर इकोनॉमी उन लोगों का बढ़ गया है तो वो लोग हाई स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे ना, हाई स्टैंडर्ड में रहेंगे. अगर इकोनॉमी कम है तो 3 बच्चे पैदा करेंगे, 3 बच्चे पैदा करेंगे तो 3 बच्चे कुछ ना कुछ करके उन्हें खिलाएंगे. इस कंसेप्ट से वो लोग 3 बच्चे पैदा करेंगे. बट अगर वो इकोनॉमिकली वो कंट्री डेवलप्ड है, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग डेवलप्ड है, वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है. जब वो आगे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, दैट मीन्स दे आर एजुकेटेड. और जब वो एजुकेटेड है एंड इवन उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, माँ बाप का पैसा ही इतना है कि बेटे को कुछ भी नहीं करना पड़े, ज़िंदगी ऐसे ही काट ले, अपने दो बेटों को भी ज़िंदगी अच्छे से काट दे, तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, वो थोड़े समझदार बनते हैं एंड सिर्फ एक तक ही सीमित रखते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है. तो वो क्या कहते हैं? वेरन थॉम्पसन कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. अगर एक कंट्री का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज करता है. उनके अनुसार ये मॉडल 3 स्टेजेस में डिवाइड है. अकॉर्डिंग टू वेरन थॉम्पसन, द मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. Warren Thompson explained the demographic transition model in 1929. He said that population growth changes with economic and social development of a country. He said that population growth changes with economic and social development of a country. According to him, the demographic transition model is divided into 3 stages. 3 stages में डिवाइड है. फर्स्ट स्टेज में वो बताते हैं कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई हो तो पॉपुलेशन स्लोली बढ़ती है. अगर बर्थ रेट भी ज़्यादा रहेगा एंड डेथ रेट भी ज़्यादा रहेगा तो पॉपुलेशन धीरे से बढ़ेगी ना. जितने लोग जन्म ले रहे हैं, अगर उतने ही लोग मर भी रहे हैं तो पॉपुलेशन, मतलब उतने ही लोग नहीं, बट जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग, अगर जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही के करीब अगर लोग मर रहे हैं तो पॉपुलेशन बहुत धीरे बढ़ेगा ना, उतनी आसानी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा. अब चलो मान लो कि 5 लोग ने जन्म लिया तो 4 लोग मर गए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ 5 लोग ने भले ही जन्म ले लिया बट 4 लोग तो दूसरे मर गए ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पे एक ही हुआ. 4 लोग तो मर गए, वही नहीं मरे, वो तो जन्म लिए, बट जो दूसरे लोग हैं वो मर गए, तो क्या हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गया? ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही बढ़ा. भले ही 5 जन्मे बट एक ही पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ क्योंकि बाकी के 4 लोग मर गए. तो इसकी वजह से क्या होता है? अगर डेथ रेट एंड बर्थ रेट सेम हो, ओके, इफ डेथ रेट एंड बर्थ रेट इज सेम, देन क्या होता है? सेम या तो हाई. अगर डेथ रेट एंड बर्थ रेट हाई हो गया, बढ़ गया, डेथ रेट भी बढ़ गया एंड बर्थ रेट भी बढ़ गया, तो पॉपुलेशन जो है बहुत ही धीरे बढ़ेगी, वेरी स्लोली ग्रो करेगी. एंड सेकेंड स्टेज में क्या है? डेथ रेट अगर गिर गया एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हाई ही रहा,
डेथ रेट अगर क्या हो गया, डेथ रेट कम हो गया एंड बर्थ रेट अगर बर्थ रेट जितना था उतना ही रहा, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा ना। क्या करेगा ये, पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ कराएगा, लीडिंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर डेथ रेट कम होगा एंड बर्थ रेट ज़्यादा होगा, अगर लोग कम मरेंगे एंड ज़्यादा जन्म लेंगे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ करेगी। एंड थर्ड स्टेज में अगर बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट बिकम लो, अगर लोग पैदा होना भी कम हो गए एंड मरना भी कम हो गए, तो क्या होगा, एक स्टेबल पॉपुलेशन होगा, या तो स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन कहेंगे उसको, या तो एक स्टेबल पॉपुलेशन कहेंगे। अगर लोग कम जन्मे एंड कम मरे, लोग कम जन्मे एंड कम मरे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा ना, जितना था उतना ही रहेगा टाइप का हो जाएगा। कम जन्मे कम मरे तो स्टेबल हो जाएगा, या तो स्लो ग्रोइंग पॉपुलेशन कहलाएगा उसको, स्टेज 3 में वो ये चीज़ कहते हैं। सो डेमोग्राफिक मॉडल ऑफ वेरेन थॉम्सन में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, demographic transition model. Warren Thompson explained the demographic transition model in 1929. He said that population growth changes with the economic and social development of a country. According to him, the demographic transition model is divided into 3 stages. In the first stage, both birth rate and death rate are high, so population growth is slow. In the second stage, the death rate falls down and birth rate remains the same, so the population growth is rapid, या तो population grows rapidly, so the population growth rapidly. And in the third stage, both birth rate and death rate is low, so population is stable, या तो population is slow growing. एंड दूसरा ट्रांजिशन मॉडल दिया है फ्रैंक नोटस्टेन ने। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिशन मॉडल इज गिवन बाय फ्रैंक नोटस्टेन. फ्रैंक नोटस्टेन developed the demographic transition model in 1945. फ्रैंक नोटस्टेन ने कब डेवलप किया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को, 1945 में. उन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया. He divided the demographic transition model into 4 stages. Okay, he divided the demographic transition model into 4 stages. In the first stage, birth rate and death rate are high, so the population growth is very slow, जैसा कि वेरेन थॉम्सन ने कहा. In the second stage, death rate declined due to better health care, जैसा कि उन्होंने कहा. ओके, वेरेन थॉम्सन ने भी यही कहा था. सेकेंड स्टेज में डेथ रेट कम होता है क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा होता है, हेल्थ केयर अच्छा होने लगता है, जबकि बर्थ रेट सेम रहता है. ठीक है, जबकि बर्थ रेट हाई हो जाता है, कॉजिंग फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ. फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट कम होने लग जाता है, starts declining because of the education and family planning. बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेटेड लोग ज़्यादा पैदा होने की वजह से बर्थ रेट कम होने लगता है, सो पॉपुलेशन भी कम ग्रो करता है. एंड फोर्थ स्टेज में बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट कम होता है, जिसकी वजह से स्टेबल पॉपुलेशन को लीड करता है. कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वेरेन थॉम्सन ने दिया था, वही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल फ्रैंक नोटस्टेन ने भी दिया है उनका. बट स्टेज 3 अलग है. स्टेज 1 एंड स्टेज 2 सेम है. उनका स्टेज 4 जो है वो वेरेन थॉम्सन के स्टेज 3 से मिलता है, बट उनका जो स्टेज 3 है वो नहीं मिलता है. ठीक है, स्टेज 3 में उन्होंने क्या कहा, फ्रैंक नोटस्टेन ने स्टेज 3 में कहा कि बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट डिक्लाइन करेगा. बर्थ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द एजुकेटेड पीपल, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग. एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग की वजह से बर्थ रेट क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा. फ्रैंक नोटस्टेन डेवलप्ड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इन 1945. He said that he divided the demographic transition model into 4 stages. In the first stage, birth rate and death rate are high, so the population grows very slowly. Okay, so the population grows very slowly. In the second stage, death rate falls down, death rates decline and the birth rates remains high. Death rate decline and the birth rate remains high,
birth rate remain high, leading to a rapid population growth. In the third stage, birth rate declines. In the third stage, birth rate start declining because of the education and family planning. So the population birth rate कम होगा तो the population declines. Okay, so the population growth slows down. And in the fourth stage, the death rate and birth rate are low, leading to a low population growth, leading to a stable population. ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, नोट्स 10 एंड वेरन थॉम्पसन ने जो दिया था उसका. एंड दूसरा टॉपिक है सिलेबस में, नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, एंड क्या क्या पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी कैसी पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्यों लेने चाहिए हम लोगों को. ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आर नीडेड टू. पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्यों ज़रूरी है, ताकि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग कम कर सके एंड रिसोर्सेज में जो प्रेशर है उसको भी कम कर सके. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम लोग कम करेंगे, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा अपने आप. टू रिड्यूस द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, need for population measures. Okay, need for population control measures is to reduce the population, is to reduce the pressure, is to reduce the population growth, rapid population growth. The need for population control measure is to reduce the rapid population growth and pressure on food, pressure on resources. अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए, पॉवर्टी एंड फूड शॉर्टेजेस कंट्रोल करने के लिए भी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ज़रूरी है. एंड इवन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंसानों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ज़रूरी है. नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. Population control measures are needed to reduce the rapid population growth and pressure on resources. Population growth, okay, population control measures are needed to reduce the rapid population growth and pressure on resources, to control the unemployment, poverty and food shortages, to control the unemployment, poverty and food shortages, and to improve the standard of the living of people, to improve the living standards of the people. So किस लिए होते हैं, नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स किस लिए है, पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करना चाहिए, ताकि हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहे, इम्प्रूव हो जाए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी ना बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कंट्रोल कर सके, फूड शॉर्टेजेस कंट्रोल कर सके, एंड ताकि रिसोर्सेज में प्रेशर ना पड़े, पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली ना हो. इन सारी चीज़ों के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी बनता है. पॉपुलेशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर पॉपुलेशन पॉलिसी टू गाइड प्लान्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग प्लान पॉपुलेशन ग्रोथ कर सके. लाइक अगर हम लोग ने प्लान किया है हम एक बच्चा पैदा करने की, तो हम एक ही बच्चा पैदा करें, दो ना करें. इस चीज़ को गाइडेंस करने के लिए पॉलिसीज़ ज़रूरी है. अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालेगी, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है, हम दो हमारे एक, राइट, हम दो हमारे एक, ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है. तो ऐसे पॉलिसीज़ की वजह से क्या होगा, अगर ऐसे पॉलिसीज़ को हम लोग फॉलो करने लगे तो क्या, इंडिया में तो ये चीज़ फॉलो नहीं होता है. चाइना में हम दो हमारे एक पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी चाइना में लागू हुई है एंड चाइना के लोग उसे फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. बट इंडिया में क्या है, जितने भी पॉलिसीज निकालो इंडिया के लोग फॉलो करने से वाले नहीं हैं. एक पैदा करो बोला है तो वो 5 और पैदा कर लेंगे ज़्यादा पहले से. नीड फॉर पॉपुलेशन पॉलिसी टू गाइड द प्लान्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, टू गाइड प्लान्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है टू गाइड प्लान्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. दूसरा है फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर, टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर द पॉपुलेशन पॉलिसी इज नीडेड. फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए. दूसरा है डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट की को इंश्योर करने के लिए एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इंश्योर बैलेंस्ड पेमेंट, बैलेंस्ड डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ.
टू इंश्योर बैलेंस्ड पेमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. पॉपुलेशन पॉलिसी ज़रूरी है. What are the needs of population policy, or why is population policy needed? Population policy is needed to guide planned family या planned population growth. To guide planned population growth, population policy is needed to guide planned population growth, to ensure balanced development and better quality of life. To ensure balanced development and better quality of life. To promote family planning and health care. किस लिए ज़रूरी है पॉपुलेशन पॉलिसी? टू गाइड प्लान्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, टू इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर.